बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा एक चैप्टर खत्म होने वाला है, वो खत्म करते हैं। लें जी, हमने होल्डर इन जी जी बिल्कुल होगा अपलोड, कोई बात नहीं, 10 मिनट का अपलोड कर दें, क्या पता मैं आपको 1 बजे तक बैठा लूँ। चलो जी, होल्डर इन ड्यू कोर्स हमने कल पढ़ा था, कंप्लीट एग्जाम्पल 15 तक पढ़ लिया था। कहाँ तक पढ़ा था हमने, क्या पढ़ना था? चलें एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल पढ़ें फिर जरा, चलें जरा एग्जाम्पल पढ़ें। आप ऊपर वाली सारी बातें हो गई थी मटेरियल ऑल्ट्रेशन की, चलें एग्जाम्पल पढ़ें जरा प्लीज। हाँ एग्जाम्पल 12 से 15 तक। एग्जाम्पल 15 तक बेटे पढ़ें, 12 to 15। टेस्ट कौन सा होगा? कौन सा टेस्ट? लास्ट हमारा हुआ था 17 का, 18 और 10 रहता है, तो दोनों कर लेते हैं मेरा ख्याल है, 18 और 10। कमाल भाई ट्रेड हो सकते हैं, ये अल्टीमेट ट्रेड हो सकते हैं, लेकिन डाउटफुल होना शुरू हो जाते हैं। फिर ट्रेडिंग के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है लॉ की तरफ से कि भाई इतनी देर बाद ये ख़त्म, ना ना ना। जब पेमेंट ड्यू होगी वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट बन गया, वो चल सकता है, अभी भी ट्रेड हो सकता है, लेकिन लोग रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं फिर ट्रेड करने से, क्योंकि रिस्की हो जाता है। ठीक है, कंडीशन कोई नहीं है, रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। एग्जाम्पल 14 में क्या हुआ जी? सर जमाल ने एक्सेप्ट किया है एक बिल ऑफ एक्सचेंज, लेकिन उसे पता था कि वो स्टोलन है, तो उसने एक्सेप्ट ही क्यों किया? मैं अज्यूम करता हूँ कि अगर वो समझाने की ये कोशिश कर रहा है, मैंने कहा कि समटाइम्स एग्जांपल सिर्फ इस नीयत से बनाई जाती है ताकि आपको डिफरेंस समझाया जा सके। वो सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है, यानी ही नोज़ दैट कि जिस बंदे से ले रहा हूँ उसका टाइटल जो है वो डिफेक्टिव है, तो फिर समझ लें कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा, बट वो होल्डर होगा। होल्डर हो सकता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा। लेकिन प्रैक्टिकली तो एक स्टूपिड एग्जांपल। हाँ 15 बेटे, 15 मटीरियल ऑल्ट्रेशन पढ़ देता हूँ जी। पढ़ना है भी हमने, ये पढ़ा नहीं, पता नहीं, मुझे नहीं लगा, आप बताइए पढ़ लिया था? पढ़ लिया, चलो पढ़ देते हैं दोबारा। कहते हैं मटीरियल ऑल्ट्रेशन से मतलब क्या है? ऑल्ट्रेशन का मतलब है चेंज। आप इंस्ट्रूमेंट के अंदर किसी किस्म की कोई चेंज करते हो और वो सिग्निफिकेंट हो। मटीरियल मीन्स द सिग्निफिकेंट चेंज। ये टर्म जो है ना मटीरियल, इसका मतलब सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट चेंज, सिग्निफिकेंट चेंज क्या हो सकती है? आप नेम में कोई चेंज कर दो, आप अमाउंट में कोई चेंज कर दो, आप डेट में कोई चेंज कर दो, ये मटीरियल ऑल्ट्रेशन। तो आप पढ़ते हैं मटीरियल ऑल्ट्रेशन इन रिलेशन टू द प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इंक्लूड्स एनी ऑल्ट्रेशन ऑफ दैट डेट, डेट की कोई चेंज, द सम पेबल, अमाउंट की कोई चेंज, द टाइम ऑफ पेमेंट, पेमेंट की टाइम की कोई चेंज, ठीक है, द प्लेस ऑफ पेमेंट, जगह चेंज कर दी आपने, यानी किसी भी किस्म की कोई चेंज इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अगर की जा रही है तो। एंड वेयर एनी सच इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन एक्सेप्टेड जर्नली। अब ये इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ, जब फॉर एग्जाम्पल बिल ऑफ एक्सचेंज बना, ड्रॉर ने बनाया, ड्रॉई ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब इंस्ट्रूमेंट के ऊपर स्टैंप लग गई एक्सेप्टेड की, और उसके बाद आप कोई चेंज कर दो और एक्सेप्टर को ना बताओ तो ज़्यादती नहीं है एक्सेप्टर के साथ। तो वो कहते हैं the instrument, any such instrument has been accepted generally, the addition of a place of payment without the acceptor assent, यानी आपने दोबारा उसमें कोई प्लेस में चेंज की है, एक्सेप्टर की इजाज़त नहीं ली आपने, तो गलत है। इज दैट क्लियर? डिफरेंस बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। जी पहला डिफरेंस जरा पढ़ते हैं, मीनिंग। जी प्लीज बेटा को पढ़े मेरे लिए। क्या कहाँ पे बेटे ये डिफरेंस है। अच्छा, the following are differences between holder and holder in due course. Meaning, holder meaning a holder is a person who legally obtains the negotiable instrument with his name and title on it to receive the payment from parties liable. जी ठीक है, क्या कहते हैं? who legally obtains the negotiable instrument with his name, वही डेफिनेशन जो उसने होल्डर में पढ़ाई थी हमें, उसने वो यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर दिया। जी नेक्स्ट। Holder in due course. A holder in due course is a person who acquires the negotiable instrument from bona fide instrument bona fide for some consideration. bona fide means real, genuine, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट genuinely for some consideration, ये बात हमने पढ़ी थी कि कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। अगर मिसिंग हुई तो वो क्या हो जाएगा? अगर गिफ्ट है सपोज, तो वो क्या हो जाएगा? होल्डर तो बन सकता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनेगा।
Consideration is necessary in case of holder. अच्छा आगे वो लिखता है whose payment is still due। इसका मतलब है हमने ये भी पढ़ा था कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो मेच्योरिटी डेट से पहले ट्रेड होगा, तो पेमेंट तो फिर अभी ड्यू है। जी बेटा कंसिडरेशन। Consideration is not necessary in case of holder, जी जी and consideration is necessary in आई case थिंक of ये बड़ा आसान है, बात समझ आ गई है जी। नेक्स्ट पेमेंट टू स्यू, ये भी बात मैंने कल समझा दी थी। अ होल्डर में नॉट स्यू ऑल द प्रायर पार्टीज, वो ब्रेक आ जाएगा वो चेन में, और जबकि होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या कर सकता है, कैन स्यू ऑल द प्रायर पार्टीज। जी गुड फेथ, ये भी कल हमने पढ़ा था कि गुड फेथ में होल्डर इन ड्यू कोर्स को गुड फेथ में काम करना है। गुड फेथ का मतलब क्या है कि वो अपनी तरफ से रीजनेबल एग्जामिनेशन कर ले। जी प्लीज पढ़िए बेटे। good faith. The instrument may or may not be obtained in good faith. In case of holder in due course, the instrument must be obtained in good. गुड फेथ, इज दैट क्लियर? चलो फ्री from फ्रॉम defect. डिफेक्ट या बेटर टाइटल। जी Free from defect, better title. A holder may not get title from फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, मैंने कल भी एक बात की थी कि होल्डर इन ड्यू कोर्स के पीर साहब हैं, ठीक है, वो डिफेक्ट टाइटल उनके जो ही इंस्ट्रूमेंट हाथ से गुजरा इंस्ट्रूमेंट ने शफाफ हो जाना है। जी A holder in due course gets a better title than that of a transferor. ठीक हो गया। Maturity. A person can become holder before or after the maturity of negotiable instrument. होल्डर तो कभी भी ले सकता है ना इंस्ट्रूमेंट, हमने मना किसको किया हुआ है, होल्डर इन ड्यू कोर्स को। जी Holder in due course. A person can become holder in due course only before the maturity of negotiable instrument. जी ये बात क्लियर हुई। बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द सॉरी होल्डर कैन बिकम होल्डर इन ड्यू कोर्स ओनली बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। होल्डर में क्या बोला बेटे आपने? बेटा अगर सपोज डिमांड कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, मेच्योरिटी डेट पहुंच गई है, उसके बाद क्या ट्रेड नहीं हो सकता? ट्रेड हो सकता है, लेकिन लेने वाला जो इंस्ट्रूमेंट रिसीव कर रहा है, जो उसके अंदर हक हासिल कर रहा है या इंडोर्सी जो है, वो खुद जिम्मेदार, वो होल्डर तो बन सकता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि लॉ ने कहा भाई मेच्योरिटी से पहले ट्रेड करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये इंस्ट्रूमेंट की मेच्योरिटी डेट खत्म हो चुकी हुई है, ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट बन चुका है, तो रिसीव ही ना करो, फिर तुम होल्डर इन ड्यू कोर्स कभी नहीं बन सकोगे, शर्त है ना, ठीक है Transfer of negotiable instrument. बेटा, ये पढ़ लिया होगा। Okay, अब क्या कहते हैं? अच्छा ये खत्म हो गया जी। अब एक और छोटी सी बात आगे रहती है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। अगले पेज नंबर 227 के ऊपर एक कॉन्सेप्ट है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। Payment in due course. Payment अच्छा सुन लीजिए पहले, अब पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या है? 3 शरायत हैं। एक तो गुड फेथ में पेमेंट कर रहा हो, नंबर सेकंड अपेरेंट टेन्योर के मुताबिक कर रहा हो। अभी मैं ये वर्ड एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है जी। 2 चीजें ये हो गई, और तीसरी चीज विदाउट नेग्लिजेंस। विदाउट नेग्लिजेंस यानी उसकी कोई गलती ना हो, तो हम इसे समझेंगे ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स है। पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब, पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब है अपेरेंट टेन्योर के मुताबिक उसकी पेमेंट। यानी कि देखो फॉर एग्जांपल, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 पार्टीज के दरमियान, एक पर्सन अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करता है, दूसरा भी अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करता है, और कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। ऐसे ही पढ़ा था हमने परफॉर्मेंस को, हमने कहा था एक्चुअल परफॉर्मेंस बेहतर अपेरेंट टेन्योर बज़ाहिरन उसकी शक्ल से। कहने का मतलब ये कि एक कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाता है या एक डिस्चार्ज हो जाता है जो ही दोनों पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करती हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये इंस्ट्रूमेंट में एक पर्सन ने इंस्ट्रूमेंट इशू किया, हु इज़ द मेकर, और अगर पेमेंट वाले दिन, मेच्योरिटी वाले दिन वो पेमेंट उसकी कर दे, तो बेटा जितने रिलेशनशिप्स क्रिएट हुए इस इंस्ट्रूमेंट की क्रिएशन से लेकर उसकी मेच्योरिटी डेट या पेमेंट डेट तक, वो सब खत्म हो जाएंगे। नहीं समझ आई बात? जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आपके पैसे देने थे, मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट दे दिया। आपने उमैर के पैसे देने थे, आपने उमैर को इंस्ट्रूमेंट दे दिया। उमैर ने पीछे इंस्ट्रूमेंट, अब इंस्ट्रूमेंट फ्लोट होता 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 इंडोर्स होता होता पहुंच गया यहाँ पे इस बेटे के बाद, इसने लाके पेमेंट वाले दिन मुझे वापस कर दिया और मैंने इसको पेमेंट कर दी। तो क्या जितनी पार्टीज हैं वो सब डिस्चार्ज होंगी अपनी लायबिलिटी से? मत देखा जाए अगर गौर से तो थोड़ा स्कोर, वो कहते हैं उसे, वो क्या वर्ड यूज़ होता है उसके एग्जामिनेशन के लिए यूज़ करते हैं, चलो इन डिटेल, हाँ माइक्रोस्कोप, सॉरी मेरे वर्ड नहीं आ रहा था इनमें, सॉरी। अगर हम डिटेल में देखें तो इनफैक्ट मैंने इसकी पेमेंट करनी थी, हो गई, इसने इसकी करनी थी पेमेंट, हो गई, उसने उसकी पेमेंट करनी थी, पेमेंट हो गई, इसने इसकी करनी थी, इसने मैंने पेमेंट कर दी। इनफैक्ट मेरे इस एक पेमेंट से हम जितने लोगों के आपस में रिलेशनशिप थे, जितने भी लीगल रिलेशनशिप थे, वो सब खत्म हो गए। मेरी बात समझ आई क्या हुआ? बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट की तरह कि कॉन्ट्रैक्ट में हर बंदा अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दे, कॉन्ट्रैक्ट फिनिश, डिस्चार्ज्ड। तो सिमिलरली
इंस्ट्रूमेंट की भी जब पेमेंट उसके अपेरेंट टेन्योर के मुताबिक हो गई, इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट जब मैंने कर दी तो जितने रिलेशनशिप थे, जितनी पेमेंट्स ड्यू थी वो सब क्लियर हो गई इस एक पेमेंट से। किस तरह? इसने पैसे लेने थे उससे, मैंने पेमेंट की, उसका डेट क्लियर। इसने इसको दिया हुआ था इंस्ट्रूमेंट, इसने इसकी पेमेंट करनी थी, तो अल्टीमेटली ये दोनों भी आपस में क्लियर हो गए, ये दोनों भी क्लियर हो गए, हम दोनों भी क्लियर हो गए। जी सर। ये इंस्ट्रूमेंट चला क्यों था? उधार के लिए। और जब आखिर में वो पे हो गया तो सबका उधार क्लियर हो गया। इंस्ट्रूमेंट का रिलेशन ही ऐसा बना है ना कि मैंने उमर के पैसे देने थे, मैंने उमर को इंस्ट्रूमेंट दे दिया, उमर ने उमर के पैसे देने थे, उमर को इंस्ट्रूमेंट दे दिया, उमर ने गुड ने बेटे साद के पैसे देने थे, उमर ने साद को इंस्ट्रूमेंट दे दिया, और साद आया पेमेंट वाले दिन और मुझसे पैसे ले गया। अब अल्टीमेटली इसका मतलब है मैंने उमर के पैसे दे दिए, उमर ने उमर के पैसे दे दिए, उमर ने साद के पैसे दे दिए। तो देखा जाए इसमें हो तो नहीं सकता कि आगे इंडोर्स किए जाए होता था बेटे, पहले होता था ना, पहले तो लीगल रिलेशनशिप इसी तरीके से क्रिएट होते थे। पहले ना उस ज़माने में, ये भी तो देखो ना, 1881 में लोगों को ज़बान की वैल्यू थी। उस वक्त कागज़ पे अगर कुछ लिख दिया गया तो समझो उसकी क्या वैल्यू होती होगी। ये तो क्रेडिबिलिटी इश्यूज अब क्रिएट होना शुरू हुए हैं कि लोग अपना चेक देके भी बाद में बाउंस हो जाते हैं। ये तो अब होना शुरू हुए हैं कि लोगों को बेईमान हो गए हैं। उस ज़माने में ज़रा लोग ज़रा देखो, ये अपने बड़े ही देख लो कितने ईमानदार हैं आप लोगों के निस्बत। आपको लगता नहीं उनमें सेल्फिशनेस जैसी कोई चीज़ नहीं है? वो लोग हमसे ज़्यादा प्योरीफाइड लोग हैं, बेलॉस लोग। तो सोचो इससे पीछे और चलते जाओ तो लोग कितने बेलॉस से होंगे। हाँ, गलत लोग भी वैसे मौजूद होते होंगे उस वक्त भी। सो रिटर्न वैल्यूज़ की, रिटर्न वर्ड्स की। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, रिलेशनशिप ख़त्म होना समझ आया? इसका मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट अपेरेंट टेन्योर के मुताबिक हो गई है, अपेरेंट टेन्योर बज़ारन इंस्ट्रूमेंट की शक्ल से जब उसकी जो लगता है कि उसकी पेमेंट हो जानी चाहिए। सपोज इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डेट डली हुई है आफ्टर 31 मार्च 2022 सपोज। इसका मतलब है अगर 31 मार्च 2022 के बाद उसकी पेमेंट हो गई है तो उसके पेरेंट टेन्योर के मुताबिक हुई, यानी जो बज़ारन इंस्ट्रूमेंट को पढ़ के लग रहा था कि इसकी पेमेंट 31 मार्च के बाद हो जानी चाहिए, वो हो गई। बात समझ आइए? सो इसका मतलब मैं ये समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट हो जाए तो उसे कहते हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स। लेकिन 2-3 शर्तें पूरी कर ले पेमेंट से पहले। वो ये शराइत हैं, पेमेंट गुड फेथ में हुई हो, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बज़ारन जो डेट डली हुई है उस डेट के मुताबिक हुई हो, और किसी किस्म का उसके अंदर नेग्लिजेंस ना मौजूद हो। ज़रा पढ़ते हैं फिर अब समझ आएगी चीज़ें। ये क्लियर हुआ थोड़ा? इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट की जब पेमेंट हो गई तो इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? Like a contract, discharged. Or once an instrument is discharged, all the parties under the instrument will be discharged from their liability. Yes sir. बस सबको समझ आ गई? चलो अब जरा पढ़ते हैं। Please बता दीजिए क्या लिखा हुआ है लिखना। विदाउट नेग्लिजेंस, किसी कुताही के बगैर। जरा भी पढ़ते हैं, आपको समझ आ जाएंगी तीनों बातें। मैंने अभी तीनों बातें लिखी हैं, मैंने तीनों बातें एक्सप्लेन नहीं की हैं। अभी चलते हैं जी, प्लीज। Payment in due course. Payment in due course means payment in accordance with the apparent tenure. रुकिएगा प्लीज। इसका मतलब मैं जब पेमेंट कर रहा हूँ, मेकर मैच्योरिटी डेट के ऊपर पेमेंट कर रहा है तो वो कहता है पेमेंट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द अपेरेंट टेन्योर। अपेरेंट टेन्योर क्या है उसने सेकंड पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया। अपेरेंट टेन्योर मींस, जी बेटे पढ़िए। अपेरेंट टेन्योर मींस, सब पहुंच गए सेकंड पैरा पे? जी। Apparent tenure means the period of time as expressed in the instrument. प्लीज रुकिएगा। मींस द पीरियड ऑफ टाइम एज एक्सप्रेस्ड इन दी इंस्ट्रूमेंट, यानी जो इंस्ट्रूमेंट में लिखा हुआ है ऑन 31 जुलाई, ऑन प्रेजेंटेशन, आफ्टर 31 मार्च, ब्ला ब्ला ब्ला। जी। After which it is payable and payment in due course results in discharge of negotiable. ये बात समझ आई? यानी कि उसके बाद पेमेंट कर देना। आफ्टर विच इट इज पेबल, यानी उसके बाद पेबल है आफ्टर 3 मंथ्स, तो इसका मतलब आफ्टर 3 मंथ्स बाद ये पेबल है। एंड द पेमेंट इन ड्यू कोर्स, और अगर इस तरीके से पेमेंट हो गई, रिजल्ट इन डिस्चार्ज ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी डिस्चार्ज हो जाएगा, और जितनी भी पार्टीज हैं अंडर द इंस्ट्रूमेंट, वो मेकर है, वो पेई है, वो इंडोर्सर है, वो इंडोर्सी है, वट एवर, ऑल पार्टीज विल बी डिस्चार्ज्ड। चलो अब दोबारा वापस ऊपर आए। With apparent tenure. दोबारा शुरू से पढ़ते हैं बेटा। पेमेंट इन ड्यू कोर्स मींस द पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपेरेंट टेन्योर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट In good faith. इन गुड फेथ। जी। And with विदाउट नेग्लिजेंस, बगैर किसी कोताही के। मतलब कि वो कहते हैं कि मेकर जब इसको पेमेंट कर रहा है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, या एक्सेप्टर इसकी पेमेंट कर रहा है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, मैं दोनों वर्ड्स बोल दिए हैं, ठीक है? तो वो क्या करे, वो इस बात का ख्याल रखे कि क्या इंस्ट्रूमेंट
के अंदर कोई ऐसा फॉर्ज सिग्नेचर मौजूद तो नहीं, कहाँ कहीं ऑल्ट्रेशन तो नहीं हुई हुई जो वेरीफाई ना हुई हो, क्या अमाउंट में कोई चेंज करने की कोशिश तो नहीं की हुई किसी ने, क्या प्लेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या किसी सिग्नेचर में या एंडोर्समेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड है इंस्ट्रूमेंट, प्रॉपर्ली डेट डली हुई है, इंस्ट्रूमेंट कहीं से फटा तो नहीं हुआ, या कहीं से ऐसा सस्पिशन रेज तो नहीं हो रहा कि इसका ये प्रॉपर्ली इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है एज पर द एसेंशियल्स। मेरी बात समझ आ रही है कि वो बहुत सारे एसेंशियल कि ये प्रॉमिस है, ये होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, कहीं कोई कंडीशन अटैच तो नहीं है, तो ये है नेग्लिजेंस उसकी। मेरी बात समझ आ रही है? आप जब चेक लेके जाते हो बैंक के पास, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का बैंक मैंने इशू किया, इस बेटे का अकाउंट मिज़ान बैंक में है, ये मिज़ान बैंक में जमा करवाएगा, क्या मिज़ान बैंक वाला मुझे जानता है? नो, वो सिर्फ इसको जानता है क्योंकि ये उसका अकाउंट होल्डर है। तो ये क्या कर रहा है फिर, वो इसको वेरीफाई कर लेगा क्या इसका अकाउंट वैलिड अकाउंट है, इसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है पैसों की, इसके अकाउंट के अंदर वैलिड अकाउंट है, एक्टिव अकाउंट है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और ये चेक इसी के नाम का बना हुआ है, ठीक है, ओके फाइन। स्लिप्स के ऊपर सारी चीज़ें मौजूद हैं जो डिपॉजिट स्लिप पे आनी चाहिए, ओके फेयर इनफ, बस इतना करके, और वो ये देख लेगा कि चेक पे कोई ऑल्ट्रेशन तो नहीं है, कोई जहाँ पे ड्रॉर ने साइन ना किए हों, नाम में कोई गलती तो नहीं, वर्ड्स में कोई गलती तो नहीं, डेट में कोई गलती तो नहीं, बस वो यही वेरीफाई करेगा। ये उसकी तरफ से क्या होगी कि उसने प्रॉपर ड्यू केयर के साथ उसने एग्जामिनेशन के बाद विदाउट एनी नेग्लिजेंस उसने इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट की है। ऐसे ही होगा। चले प्लीज। And without negligence to any person in possession thereof, under जिसकी भी पोजेशन में है उसको इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट कर देगा। under circumstances which do not afford a अच्छा, अंडर reasonable देयर ऑफ अंडर सर्कमस्टांसेस विच डू नॉट अफोर्ड अ रीजनेबल ग्राउंड, जो कि हरगिज इस बात की कोई बेस प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है, फॉर बिलीविंग कि हमें ऐसा गुमान हो दैट ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव द पेमेंट ऑफ द अमाउंट, कि ये बंदा तो डिजर्व ही नहीं करता इसकी पेमेंट ले, या ये बंदा तो अहल ही नहीं है, एलिजिबल ही नहीं है कि इसकी पेमेंट ले। यानी हमें इंस्ट्रूमेंट से कोई गुमान नहीं हो रहा, जो कोई शक व शुबा नहीं हो रहा कि ये बंदा एंटाइटल्ड नहीं है कि इसको पेमेंट नहीं करनी चाहिए। मेरी बात समझ आई है? ये वर्ड्स के मतलब समझ आए हैं? जी सर। चलो अब जरा प्लीज एग्जांपल 18 और 19 देखिए। जी डन। अच्छा, होमवर्क के तौर पे प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 और 2 प्लीज़ ये ज़रूर करना है, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल्स हैं, ये ज़रूर करनी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 और 2, पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 जो है वो स्प्रिंग 2020 का पास पेपर है, स्प्रिंग 2020 का पास पेपर है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 जो है ये ऑटम 2009 का पास पेपर है। स्प्रिंग 2020 का और प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 जो है ये ऑटम 2009 का पास पेपर है। ये दो करने हैं अभी, ठीक है, बाकी फिर बाद में बताऊंगा कल। अच्छा ज़रा आगे आ जाओ। अब लास्ट में सिर्फ इस चैप्टर में एक चीज़ रह गई है, भला कौन सी? इंस्ट्रूमेंट की टाइप्स में आपने ऑर्डर भी पढ़ लिया, बेरर भी पढ़ लिया, टाइम भी पढ़ लिया, डिमांड भी पढ़ लिया, ऐसे ही है। एक रह गई थी, कौन सी? इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। तो ज़रा आ जाइए फिर। सर अब दिल नहीं कर रहा, तो हमारा भी नहीं कर रहा। चलो जी, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। अब कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये बिल्कुल छोटी सी बात है जो मैं ख़त्म करके अगला चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको आसानी अता फरमाए। बेटा ये देख लो, ये किसके हैं?